हे एवरीबॉडी, मैं हूँ सोनम। वेलकम माय चैनल लीगल नॉलेज में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक पे वीडियो, एविडेंस एक्ट 1872 के ऊपर। आज हम कुछ सेक्शंस को डिफाइन करेंगे, 5, 6, 7 और 8। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिसका आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये सेक्शन समझ लिए तो समझो आपको रेलेवेंसी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो हम आगे तो जो हमारा सेक्शन 5 है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर डिफाइन है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इसमें क्या है, पढ़ते हैं हम आगे। सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। मतलब कि इसका क्या है, हम समझते हैं रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि रेलेवेंट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता क्या है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। रेलेवेंसी में बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द, यानी कि इस एक्ट में जो फैक्ट होता है, फैक्ट इन इशू होता है, जो फैक्ट इन इशू नहीं होते लेकिन फिर भी वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। इस एक्ट में बताया गया है कोई भी अगर फैक्ट है तो अगर वो इंसान अगर अपनी राय में बता रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर ए और बी है, ए बी को मार रहा है या धमकी दे रहा है उसको मारने की, उसने कहा कि मैं तुझको जान से मार दूंगा। डी ने देख लिया, उसने सुन लिया, लेकिन अगर डी ई को बताता है, अगर ई कोर्ट में जाके बताता है कि हाँ उसने मुझे बताया, और वो अपनी राय भी देगा, उसमें अपनी 4-5 बातें भी बोलेगा उसमें कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर जो अपनी तरफ से बात बताई जाए, अपनी राय, समझ लो आप, जो अपनी राय दे वो रिलेवेंट फैक्ट में नहीं आएगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। समझ रहे हो आप, यानी कि फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू क्रिएट हुआ है उसमें जो रिलेवेंट फैक्ट होगा वो किसी की राय नहीं हो सकती, यानी कि अपनी तरफ से कुछ बना के वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। अब इसको हम देखते हैं आगे। सेक्शन 6 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 6 कहता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है जो उसका पार्ट आ रहा है ट्रांजैक्शन, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो भी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो सकता है, वो भी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट माना जा सकता है। अंदर पढ़ते हैं हम क्या लिखा है इस पे। फैक्ट विच थ्रो नॉट बी इशू आर सो कनेक्टेड विथ a fact in issue as to form part of the same transaction are relevant। मतलब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य रिलेवेंट नहीं है, मान लो कोई भी तथ्य रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन है, अगर वो ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी चीज़ से माना जा रहा है तो वो रिलेवेंट है, इज आर रिलेवेंट। मतलब जो फैक्ट इन इशू नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो फैक्ट इन इशू नहीं है पर फैक्ट इन इशू से कनेक्ट है, मतलब वो फैक्ट इन इशू है ही नहीं लेकिन वो फैक्ट इन इशू से कनेक्ट है, तो वो रिलेवेंट है, तो वो रिलेवेंट है अगर वो उससे कनेक्ट हो रहा है, एक ही समय पे हुआ हो या वो अलग समय पे हुआ हो। ठीक है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मानो ए और बी
सड़क पे खड़े होके झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, आई डोंट नो, हमें नहीं पता। हम दूसरी वाली गली से आ रहे हैं, समझा, हम दूसरी वाली गली से आ रहे हैं, जो दूसरी गली है, हम वहाँ पे दो जनों में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ से इंसान, मतलब जब हम दूसरी गली से आ रहे हैं तो वहाँ पे एक आदमी भागता हुआ नजर आया, समझ रहे हो, भाग रहा था, बहुत तेज पसीना पसीना हो रहा था, और वो यूँ कह रहा था कि भाई बस आज मेरा बदला पूरा हो गया, आज मेरा बदला पूरा हो गया, जो भी अगर कह रहा था, नहीं कह रहा था, भाग रहा था, घबराहट के बारे भाग रहा था, वो जो भी है, लेकिन उसे हमने भागते हुए देखा। तो अब हमने देखा कि वो भाग रहा था सेम टाइम पे, मतलब अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो इंसान मरा हुआ है, तो हम इसका क्या मतलब निकाले, शायद उस व्यक्ति ने उसे मारा हो सकता है, शायद उस व्यक्ति ने मारा हो, झगड़ा हुआ हो, उसने उसको मार दिया हो, वो घबरा के वहाँ से भाग रहा हो, इसलिए वो बड़बड़ा रहा था। तो वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है काम, मतलब वो सेम ट्रांजैक्शन है ना, मतलब वहाँ भी मरा हुआ आदमी और वहाँ से वो भाग रहा था। अगर मान लो अगर मैंने मारा होता तो भाई हम किसी को शोर मचाते, चिल्लाते, बुलाते, उसने कुछ गलत किया है जब भी तो वो भाग रहा है, तो इसीलिए दीज आर रेलेवेंट, उसको रेलेवेंट माना जाएगा। जो फैक्ट इन इशू नहीं है, मतलब कि वो इंसान भाग रहा था, वो रेलेवेंट फैक्ट कैसे हो गया, भागते तो सभी हैं भाई, कोई भी भाग सकता है, रोड है, लेकिन वो फैक्ट तो था नहीं, लेकिन वो उससे कनेक्ट हुई है जब दूसरा इंसान, वहाँ उसकी हत्या हुई, वो इंसान मरा हुआ पाया गया, वो वहीं से भाग रहा था, तो वो एक दूसरे में कनेक्ट हो गया और वो रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ गया, उसको हम रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। तो इसी तरीके की हमारी इलस्ट्रेशन दे रखी है, बहुत सारी है, जो हम बेअरक देखोगे तो उसमें यही चीज़ बताई गई है कि क्या चीज़ फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वो कब फैक्ट इन इशू बन जाएगी, वो हमारी इसमें बताया गया है सेक्शन 6 में। हमें ये याद करना है, याद हम कैसे करेंगे, हमारा सेक्शन 5 में क्या बता रखा था, सेक्शन 5 में हमें ये बताया था कि जो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू क्या होता है और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, एविडेंस कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, हमारा वो बताया गया था। लेकिन हमारा सेक्शन 6 में बताया गया है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब इसमें सेम ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखना है, मेन दो चीज़ें एक ही टाइम से जुड़ी हुई हो और सेम ट्रांजैक्शन में हुआ हो वो काम, वो फैक्ट हुआ हो सेम ट्रांजैक्शन में। जो फैक्ट, इसकी फर्स्ट लाइन आप हमेशा याद कर लो, माइंड में बिठा लो, जो फैक्ट इन इशू नहीं है पर फैक्ट इन इशू से कनेक्ट है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, चाहे वह अलग अलग टाइम पे ही क्यों ना गया हो, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं आज हुआ है कल हुआ है, मतलब थोड़े ही टाइम का डिफरेंस हो, ज़्यादा टाइम का डिफरेंस ना हो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें नीचे, सेम प्लेस एंड डिफरेंट टाइम, ये लिखा है ना, द सेम टाइम यानी कि सेम टाइम हो, एंड सेम प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, यानी कि ज़रूरी है, यानी कि सेम टाइम एंड सेम प्लेस भी हो सकता है और डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस भी हो सकता है, माना जा सकता है। तो हमारे सेक्शन 6 हमारे यही बताया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 में हमारा क्या बता रखा है, फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। अब इसमें मेन 3 चीज़ आप याद रखिए, इसमें ओकेजन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, इन 3 वर्ड्स का क्या मतलब है। ओकेजन मतलब मानो अवसर, किसी को अवसर देना। कॉज मतलब किसी के कारण, किसी का रीज़न, यानी कि उसका रीज़न होना चाहिए, कॉज होना चाहिए। और लास्ट इफ़ेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, यानी कि वो इफ़ेक्ट होना चाहिए उस चीज़ से,
इफ़ेक्ट हुआ जब ही तो फैक्टर इशू बना। सबसे पहले हम ओकेशन का आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानो ए और बी नहीं, ए। मानो ए बैंक जा रहा था अपने गहनों को बैंक में जमा कराने के लिए। अपने घर से निकला, थोड़ी ही दूर पर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था बहुत सारे गहने। तो जब वो अपने घर से बाहर निकला, थोड़ी ही दूर पर उसको एक उसका दोस्त मिला या उसके जान पहचान वाला मिला। तो उसने पूछा उससे, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कैसे क्या? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस बैंक जा रहा था अपने थोड़े गहने जमा करवाने, क्योंकि घर में रखना सेफ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है भाई, और ये है वो है, ठीक है। फिर जब तक वो बैंक पहुंचता है, अगर उसका मानो उसके गहने चोरी हो जाते हैं, उसके हाथ से कोई छीन के भाग जाता है, तो रिलेवेंट किसके पास मान जाएगा? कौन होगा? जिस इंसान को उसने बताया था वो, यानी कि उसने अवसर दिया खुद। उस इंसान ने अवसर दिया है उस इंसान को अपने बारे में जानकारी देकर कि मेरे पास गहने हैं, आके चुरा सकता है वो, किसी को भी पता लगेगा। या जब वो बात कर रहा था किसी ने सुन लिया हो, तो वो चीज़ें रिलेवेंट की कैटेगरी में आ जाएगी, वो चीज़ें फैक्ट बन जाएगी। किसी को अवसर प्रदान करना, कॉज मतलब रीज़न होना चाहिए भाई। रीज़न तो होगा, अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा है, चुरा रहा है, तो उसके पास कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ऑब्वियसली, जब भी तो वो कर रहा है। या तो उसको पैसे मिलेंगे, या तो उसका उससे बदला पूरा होगा, या तो कुछ चीज़ें होगी। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस आपको इसमें 3 चीज़ों को याद रखना है। सेक्शन 7 में ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू, इसमें 3 चीज़ों को मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रखा है। जब भी आप सेक्शन 7 का जिक्र करें तो इन 3 चीज़ों को याद में रखें, ध्यान में रख के अपनी चीज़ को लिखें। जो इलेक्ट्रेशन दे रखी है फर्स्ट, इसी के बारे में बता रखी है, रॉबरी के बारे में। तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा जाएगा। जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया वो इसी से रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसमें आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में क्या बताया गया है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्यूट कंडक्ट। इसमें भी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला मोटिव होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए मतलब। सेकंड, प्रिपरेशन कर रखी हो उसने। और थर्ड, कंडक्ट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्रीवियस एंड सब्सिक्यूट। अब हम इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। जो मोटिव है हमारा, किसी चीज़ को करने के लिए उसका मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ए बी की हत्या करी, ए ने बी की हत्या क्यों करी, क्या पर्पस था उसका, क्या पर्पस था उसका, क्या मोटिव था, उसकी हत्या करने से उसको क्या मिला, क्या मिलेगा उसको। मान लो ए ने बी को मार दिया, उसको तो कुछ मिलना ही नहीं था, ऐसे ही मार दिया। क्यों? उसका दिमाग ख़राब था क्या? वो अलग में आ जाएगा। अगर वो पागल है, मेंटली प्रॉब्लम है उसकी, तो वो अलग कैटेगरी में आ जाएगी, उसका समझ में आता है। लेकिन जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें मोटिव देखा जाएगा कि उसका मोटिव क्या था। समझ रहे हो आप? उसका मोटिव है या तो ए, मैंने आपको इससे पहले वाले सेक्शन में जो एक एग्जांपल बताया, ए और बी, ए जा रहा है अपने पैसों को जमा कर, मतलब अपने गहनों को जमा करवाने बैंक में, बी ने आके
या उसके साथ रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, उसने उसकी छीना झपटी करी तो उसने मार दिया। क्यों मारा? उसको पैसा मिल रहा था, उसको गहने मिल रहे थे, उसका मोटिव था उससे चोरी करना, उसके पैसों को लेना, उसके गहनों को लेके जाना। तो ये मोटिव हो गया। अब सेकंड है इसमें वर्ड प्रिपरेशन, मतलब उस इंसान ने चोरी करने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए प्रिपरेशन कर रखी हो, चोरी प्रिपरेशन कर रखी हो, उसने इंसान ने प्रिपरेशन कर रखी होगी जब भी उसकी हत्या करेगा। मतलब मानो वो उसके मारने के लिए आया, या मैं आपको वही एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ जो मैंने इससे पहले वाले आपके सेक्शन में समझाया। उसके उसको छीनने के लिए आया गया, नहीं ऐसे ही थोड़ी ले जाएगा। या तो अपने साथ चाकू लेके आएगा, या अपने साथ गन लेके आएगा, मुंह पे कपड़ा बांध के आएगा, कोई उसे पहचान ना सके। तो ये सब उसकी तैयारी है। चाकू लेके आना, गन लेके आना, मुंह पे कपड़ा बांध के आना, ये इसकी सब तैयारी है। ये सब उसकी प्रिपरेशन में आ जाएगा। मान लो ए बी को मारना चाहता है, उसने जहर से उसकी हत्या करी, तो जहर उसने उस दुकान से ख़रीदा, वहाँ से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। उसने ख़रीदा, फिर वो लाया, उसने मिला कर दी, तो ये उसकी प्रिपरेशन में आ गया। अब कंडक्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं, प्रीवियस एंड सब्स्टिट्यूट। प्रीवियस में मतलब धमकी देना किसी इंसान को, मतलब उसने कहा है कि मैं तुझे देख लूँगा, आज रात 12 बजे से पहले तू मुझको ये ज़मीन मेरे नाम कर देगा, या तो फिर तू नहीं या फिर मैं नहीं, ये चीज़ होगी। तो ये प्रीवियस में आएगा। अब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी को भड़का दिया। किसी को भड़काना मतलब जैसे कि किसी को किसी के खिलाफ भड़काओ, कि जैसे कि मान लो ए ने बी से कहा कि देख लो भाई, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते, हमारी लड़की किसी और से करना चाहती है, या ऐसे कुछ। तो फिर उसने क्या कहा? दूसरा इंसान उसको भड़का देता है कि नहीं, वो तुमसे तो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही हो। तो वो भड़कावे में आ जाएंगे, मतलब उसको भड़काना कहलाएंगे। और फिर उसमें उसको वो मर्डर कर देता है लड़की का, या उससे ऐसा कुछ कर देता है जो, मतलब ये भड़काने वाली चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे हम सेक्शन 9 पे आ जाते हैं। अब सेक्शन 9 में क्या बताया गया है? हमारा सेक्शन 8 सफिशिएंट है, बस इतना ही बताया गया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको एक बार रीडिंग मारने की देर है, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें 4 चीज़ों को बताया गया है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड सेकंड कंडक्ट क्या आता है, प्रीवियस एंड सब्स्टिट्यूट। अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में क्या है, हम पढ़ते हैं फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन, यानी कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो सेक्शन 9 है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, काम आने वाली चीज़ है, आगे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है जे वगैरह में। इसके अंदर हमारा सिर्फ इतना बताया गया है, आवाज़ से पहचान करना भी माना जाएगा, मतलब आइडेंटिफिकेशन बताया गया है इस सेक्शन के अंदर। कौन से फैक्ट को आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, तो वो फैक्ट है, वो ज़रूरी है, वो रेलेवेंट है, समझ रहे हो। इस्टेब्लिश द आइडेंटिफाई टू द एनीथिंग ऑफ पर्सन दोस्त, यानी कि मैं आपको बता दूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आवाज़ से पहचान करना, किसी की आवाज़ पहचान करना कि हाँ कोई किसी ने सुन लिया उसकी आवाज़, तो उसकी आवाज़ से पहचान हो सकती है। आवाज़ भी रिलेवेंट फैक्ट मानी जा सकती है। जो भी चीज़ किसी व्यक्ति की पहचान कर सकता है, जो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है,
जो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वो चीज़ रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगी। रिलेवेंट फैक्ट हमारा है क्या? आपको पता है रिलेवेंट फैक्ट वो है अगर कोई ही हमारा केस हुआ है उसमें अगर फैक्ट है, फिर फैक्ट इन इशू है, अगर फैक्ट इन इशू है उस इशू को ख़त्म करने के लिए, उस इशू को सही करने के लिए, मतलब कोर्ट के सामने मनवाने के लिए हमें रिलेवेंट फैक्ट इकट्ठा करने पड़ते हैं। रिलेवेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हमारे चैप्टर 2 में 5 to 55 तक हमारे डिफ़ाइन किए गए हैं, एक एक चीज़ें कि क्या क्या फैक्ट इन इशू, यानी कि फैक्ट इन इशू में रिलेवेंट फैक्ट माने जा सकते हैं और क्या रिलेवेंट फैक्ट नहीं मान सकते। तो ये सब चीज़ें बताया गया है। ऐसे ही 9 में भी बताया गया है हमारा, यानी कि अगर वॉइस से भी पहचान हो सकती है, ठीक है, जिस चीज़ से रिलेवेंट फैक्ट या कोई व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है तो वो हमारा रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, तो वो हमारा रिलेवेंट फैक्ट ही माना जाएगा। बस हमारा सेक्शन 9 इतना ही कहता है। उम्मीद है आपको ये सारे सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाए। थैंक यू।